नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के इस पेपर में हम आज महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में आज जब आप अखबार या किसी मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हुई हिंसा एक चिंता का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अनेक स्वरूप है, जैसे बलात्कार, दहेज हत्या, क्रूरता, लज्जाभंग, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा। पारिवारिक एवं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। इसके अंतर्गत ऐसा कोई कार्य या लोप या आचरण जो किसी महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर, मन को क्षतिग्रस्त करता हो, घरेलू हिंसा कहलाता है। इसके 5 स्वरूप बताए गए हैं, जैसे शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार एवं आर्थिक दुर्व्यवहार। घरेलू हिंसा संबंधी शिकायत पीड़िता स्वयं, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस या अन्य आम व्यक्ति कर सकता है। इसका निपटारा त्वरित रूप से 60 दिन में करने का प्रावधान है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के पक्ष में न्यायालय 6 प्रकार के आदेश दे सकता है। पहला संरक्षण आदेश, फिर निवास आदेश, मौद्रिक आदेश, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश तथा अंतरिम एवं एक पक्षीय आदेश। आजकल युवतियों पर बढ़ रहे तेजाबी हमलों से सुरक्षा हेतु आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश में नारी को शक्ति, श्रद्धा और आदर के भाव से देखा जाता है। वैश्विक काल में चाहे महिलाओं की स्थिति बुलंदियों पर थी, लेकिन यह महिलाएं लंबे समय तक यातना, शोषण और अवमानना के शिकार भी रही है। आधुनिक युग में उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के फलस्वरूप बढ़ती स्वच्छंदता ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराधों को आमंत्रित किया है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ चरितार्थ होते हुए दिख रही है कि अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। जिस देश की नींव अहिंसा पर रखी गई हो, वहाँ लिंग विभेद के आधार पर हिंसा या अपराध को अंजाम दिया जाए, यह शर्मसार करने वाली घटना हो सकती है। किंतु लगातार और अंतहीन हिंसा के फलस्वरूप अर्ध नारीश्वर समझे जाने वाली भारतीय महिलाओं को अर्ध मानव भी नहीं समझा जाता। अपने विरुद्ध हो रही हिंसाओं के कारण महिलाओं ने दूसरे की बुरी नियति को खुद की नियत मान लिया है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए अब हमें गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलात्संग या बलात्कार, दहेज के लिए उत्पीड़न, छेड़छाड़, लैंगिक दुर्व्यवहार, अपहरण, लड़कियों एवं महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार, कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या आदि समाज के अंदर बढ़ती हुई महिलाओं के विरुद्ध हिंसाओं के प्रमुख स्वरूप है। सच्चाई तो यह है कि भारत में स्त्रियां न घर में सुरक्षित है न घर के बाहर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के आंकड़े बताते हैं कि उनके विरुद्ध यौन हिंसा व घरेलू हिंसा अधिकांशतः अपने अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों के द्वारा की गई है। कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया या मोबाइल के माध्यम से महिलाओं को या युवतियों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। अब मानसिक हिंसा अधिक होने लगी है। बाजारवादी ताकतों के द्वारा स्त्री को एक कमोडिटी के रूप में पेश किया जा रहा है। यदि हम विक्टिमोलॉजी के अनुसार कुछ अपराधों में पीड़ित भी स्वयं जिम्मेदार होता है, अतः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में आधुनिक जीवन शैली का भी अपना योगदान रहा है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में प्रतिदिन बलात्कार के 41 मामले दर्ज होते हैं। 19 महिलाओं की दहेज मृत्यु होती है, 31 का अपहरण होता है, 113 यौन उत्पीड़न का शिकार होती है और 84 से छेड़छाड़ की जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या सालाना 2 लाख तक पहुंच गई है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि देश में किसी न किसी कोने में हर घंटे एक युवा युवती को या तो मार दिया जाता है या मौत की तरफ धकेल दिया जाता है। दहेज मृत्यु का सालाना आंकड़ा 9000 से अधिक है, जो एक दशक पहले केवल 2000 था। राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्ष 2013 में कुल 5160 शिकायतें महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले यूपी और उसके बाद दिल्ली से है। इन शिकायतों में अधिकांश मामले घरेलू उत्पीड़न और उसके बाद दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में केंद्र सरकार ने अधिनियम लागू किया। भारतीय दंड संहिता 1860 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए दंड के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए भी इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। पारिवारिक क्रूरता को पहले ही 1983 में साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत
उपधारणा के रूप में अपराध अवधारित किया, जिसे दहेज हत्या और आत्महत्या के साथ जोड़ा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में 5 अध्याय हैं व 37 धाराएं हैं। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है जो पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा की शिकार है। इस कानून की धारा 3 में घरेलू हिंसा अर्थात डोमेस्टिक वायलेंस के जो प्रकार है वो परिभाषित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत प्रत्यर्थी का ऐसा कार्य या लोभ अथवा आचरण जो व्यथित महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर, मन को क्षतिग्रस्त करता है। इस प्रकार अधिनियम में 5 प्रकार के दुर्व्यवहार का उल्लेख है। पहला है फिजिकल एब्यूज़, दूसरा है सेक्सुअल एब्यूज़, तीसरा है ओरल एब्यूज़, तीसरा है चौथा इमोशनल एब्यूज़ और पांचवा इकोनॉमिक एब्यूज़। शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार। अधिनियम में घरेलू नातेदारी की धारा 2F में निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। साझा गृहस्थी या कौटुंबिक गृह में रह रहे व्यक्तियों के बीच समरसता, वैवाहिक, दत्तक, नातेदारी या विवाह जैसे संबंधों में रह रही महिला एवं संयुक्त परिवार में सदस्य घरेलू नातेदारी में शामिल होते हैं। इस प्रकार घरेलू हिंसा अधिनियम में सहजीवन जैसे लिव इन रिलेशंस में रहने वाली महिलाओं को भी घरेलू नातेदार मानने का संरक्षण प्रदान किया गया है। घरेलू हिंसा की पीड़िता को अध्याय 4 में उपचार प्रदान किया गया है। धारा 2 में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को पीड़िता स्वयं, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता अथवा पुलिस या अन्य के माध्यम से आवेदन कर सकती है। इसका निपटारा त्वरित रूप से 60 दिन में करना होता है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को परामर्श तथा कल्याण विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान की जाती है। पक्षकारों की कार्रवाई बंद कमरे में की जाती है तथा पीड़िता को साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। घरेलू हिंसा से पीड़िता को विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया मामला घरेलू हिंसा का लगता है तो वह धारा 18 से 23 तक विभिन्न आदेश प्रदान कर सकता है। संरक्षण आदेश धारा 18 के अधीन, निवास आदेश धारा 19 के अधीन, मौद्रिक आदेश धारा 20 के अधीन, संतानों की अभिरक्षा का आदेश धारा 21 और प्रतिकर आदेश धारा 22 के अधीन, अंतरिम एवं एकपक्षीय आदेश धारा 23 के अधीन। संरक्षण आदेश या अंतरिम आदेशों के उल्लंघन पर 1 वर्ष तक के कारावास पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों सजाओं का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 में प्रत्येक महिला को राहत पाने का अधिकार है। माता, बहन, पुत्री, पत्नी, विधवा, वृद्ध, नाबालिग, विवाहित, तलाकशुदा, अविवाहित व किसी भी उम्र की महिला को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया है। पीड़ित महिला स्वयं भी किसी से सहायता के लिए रिपोर्ट दर्ज कर सकती है या न्यायालय से आदेश हासिल कर सकती है। पीड़ित महिलाओं को आश्रय, पुनर्वास और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए NGO की जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि महिलाएं इस कानून के प्रति जागरूक रहकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेगी। अब महिलाओं पर बढ़ते हुए तेजाब के हमले। आजकल महिलाओं पर तेजाब के हमले बढ़ रहे हैं। जस्टिस JM वर्मा समिति को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से कानून में संशोधन हेतु सिफारिशें देने का दायित्व सौंपा गया। समिति द्वारा सरकार को जो सिफारिशें सौंपी गई उनमें तेजाब के हमलों से संबंधित कानून में भी संशोधन की सिफारिश की गई तथा कहा गया कि आत्मरक्षा कानून में संशोधन कर इसे एसिड हमले को भी शामिल किया जाए। इस तरह के हमले का दोषी पाए जाने अपराधी को 10 वर्ष का आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद अस्तित्व में आए 3 अप्रैल 2013 से देश में लागू आपराधिक कानून अधिनियम 2013 में तेजाब में हमले में करने पर दोष साबित होने पर 10 वर्ष की कारावास की सजा निर्धारित की गई है। पीड़िता को आत्मरक्षा का अधिकार भी दिया गया। अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता के संशोधन में प्रावधान है कि तेजाब से हमलों की घटनाओं को धारा 326A के अंतर्गत दर्ज किया जाए। इस तरह पूर्ववर्ती धारा 326 में संशोधन A द्वारा सजा की अवधि को बढ़ाया गया। तेजाब के हमलों के संदर्भ में इस संशोधित कानून को भी पर्याप्त नहीं माना जा रहा, क्योंकि इसमें अपराधियों की केवल सजा बढ़ाई गई है। पीड़िता की मदद का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसमें न तो किसी प्रकार की बीमा का योजना का प्रावधान है, न ही पीड़िता को उचित चिकित्सकीय देखभाल का कोई स्पष्ट उल्लेख। पीड़िता के पुनर्वास के प्रावधान की भी अनदेखी की गई है। इस विषय पर तेजाबी हमलों की समस्या में लड़ रहे समाजसेवियों का यह मानना है कि समस्या की भयावहता और उसके व्यापक दुष्परिणाम को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर एक ऐसे कठोर और सुचिंतित पृथक कानून की आवश्यकता है जो अपराधी को इस बात का एहसास करा दे कि तेजाब से हमला कर किसी लड़की की जिंदगी तबाह करने के बाद वह सजा से बच नहीं सकता। हरियाणा देश का एक ऐसा प्रांत है जहाँ की सरकार तेजाबी हमलों की शिकार महिलाओं के इलाज और प्लास्टिक सर्जरी का पूरा खर्च उठाती है। एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल के अनुसार विश्व स्तर पर तेजाब हमलों की सालाना 1500 वारदातें होती है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी तेजाबी हमलों के विरुद्ध सख्त कानून अस्तित्व में। बांग्लादेश ने एसिड कंट्रोल एक्ट 2002 के तहत तेजाब का बगैर लाइसेंस के उत्पादन, इसके निर्यात, परिवहन, संग्रह, विक्रय और इस्तेमाल को दंडनीय घोषित किया है। दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष के दंड का प्रावधान है। तेजाबी हमलों के विरुद्ध हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सख्त कानून है। अब हम देखें महिलाओं संबंधी कुछ प्रमुख विधान जो बनाए गए हैं
जिनके अंतर्गत सती प्रथा की समाप्ति का अधिनियम 1829, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट 1929, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मुस्लिम महिला तलाक और अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1986, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTPA 1971, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। कुछ सुझाव है जिससे महिला हिंसा को कम किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो। महिला अपराधों को देखने हेतु कई राज्यों ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का गठन किया, किंतु आवश्यकता है अधिक महिलाओं की पुलिस बल में भर्ती। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों जैसे सार्वजनिक स्थान पर उन पर हमला, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, उन पर तेजाब, निर्वाचित सदस्यों के साथ अश्लील बर्ताव, अपनी शिक्षिकाओं, छात्राओं और बेटियों के साथ बलात्कार करना, घरों में उनके जलाने जैसे अत्याचार करने वालों को कड़े कानून बनाकर दंडित करना। महिला हिंसा से संबंधित मामलों का निपटारा तुरंत किया जाना चाहिए। इस हेतु विशेष अदालतों की स्थापना की जरूरत है। ऐसे मामलों की सही जांच हेतु महिला जांच ब्यूरो जैसे विभागों की स्थापना की जानी चाहिए। पीड़ित महिला की सहायता हेतु स्वयंसेवी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हें आश्रय उपलब्ध कराना चाहिए। पीड़ित महिलाओं को रोजगार ढूंढने, बच्चे की देखभाल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने और अस्थायी रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में स्वयंसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अश्लील विज्ञापनों, साहित्य, पत्रिकाओं एवं टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली अश्लील फिल्मों तथा महिलाओं की छवि बिगड़ने वाली फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में महिला की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस हेतु महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना जरूरी है। निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने वाली संस्था का विस्तार और प्रचार जरूरी है। महिलाओं को विशेष कानूनी सहायता सेल स्थापित किए जाए। महिलाओं के प्रति पुरुष सदस्यों के मनोभाव और सोच में बदलाव सर्वोपरि है, तभी आदि दुनिया के विरुद्ध हो रहे अपराध नियंत्रित हो सकेंगे। महिलाओं के प्रति पुरुष सदस्यों के मनोभाव और सोच में बदलाव सर्वोपरि है। महिलाओं में जागरूकता लाना भी जरूरी है। ऐसी स्वयंसेवी संगठनों की संख्या बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जाए, जो महिलाओं की निजी समस्याओं के बारे में उनके परिवार और ससुराल वालों से या पुलिस या अदालतों से निम्न संबंधित व्यक्ति बात कर सके। इस प्रकार समग्र दृष्टिकोण अपनाकर समन्वित प्रयासों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को नियंत्रित किया जा सकता है।